नमस्कार दृश्य टीचिंग अकेडमी के प्यारे सदस्यों। आज हम सीडीपी के रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रिय सदस्यों, एक निवेदन है, वीडियो को लाइक और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, पहला प्रश्न है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम होती है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्व अनुमेय होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, क्योंकि पहला कथन गलत है। विकास के प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, ये कथन गलत है। प्रत्येक अवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती। प्रश्न नंबर 2 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है, रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट के, लॉरेंस कोहलबर्ग के, एलिजाबेथ हरलॉक के, लेव वाइगोत्स्की के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग के। इस प्रश्न को लंबे समय तक याद रखने का तरीका है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। अब आप उनको ऐसे याद रख लीजिए, जो वो काम करते हैं वो नैतिक सिद्धांत पर सही है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। पहला है, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर के द्वारा, स्वभावगत प्रवृत्तियों के द्वारा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर के द्वारा या अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिक्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके तरीके के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? पहला है, स्वभावगत प्रवृत्तियों के, व्यक्तित्व की प्रकृति के, प्राथमिक प्रतिक्रिया के या आदत निर्माण के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आदत निर्माण के तरीके के द्वारा सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? पहला है, पॉल कोस्टावा, रॉबर्ट मैक्रे, रेमंड कैटेल, हैंस आइजेंक, गॉर्डन ऑलपोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने कोई नहीं माना था, यानी ये प्रश्न गलत माना गया था, क्योंकि 1 नंबर आयोग ने सबको कॉमन दिया था। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? पहला है, MMPI, दूसरा है 16PF, तीसरा है EPPS TAT। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, MMPI। अगला प्रश्न नंबर 7 है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? पहला है, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, त्रयायामी सिद्धांत दिया था जे स्टर्नबर्ग ने। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? पहला है, जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है भाटिया बैटरी परीक्षण, तीसरा है आर्मी एल्फा परीक्षण, चौथा है ड्रॉ ए मैन परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। प्रश्न नंबर 9 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? पहला है, सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम समानता। प्रश्न नंबर 10 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय
प्रासंगिक नहीं है। पहला है पाठ्यक्रम की समृद्धि, दूसरा है उपचारात्मक अध्ययन, तीसरा है श्रेणी उन्नति, चौथा है विशेष कक्षाओं का संचालन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक अध्यापन नहीं होता। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? पहला है क्रेटिनिज्म, दूसरा ADHD, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा ऑटिज्म। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, डिसलेक्सिया। ये पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसको याद रखने का तरीका है लक्स साबुन, क्योंकि लक्स साबुन देखने में लुक्स जैसा लगता है। आप इसको देख लीजिए, आपको पढ़ने में ये लुक्स लग रहा होगा, लेकिन हम इसे लक्स पढ़ते हैं। लक्स से लेक्सिया याद रख लीजिए। और पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो पढ़ने संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 12 है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने में संबंधित है? पहला है तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुसमायोजन में द्वंद्व तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, JV गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? रीट के अंदर नहीं वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविधि उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, क्योंकि ए कथन गलत है। चिंतन में समानुभूति नहीं होती। प्रश्न नंबर 14 है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, दूसरा है सिकल सेल रोग, तीसरा टर्नर संलक्षण, चौथा डाउन संलक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डाउन संलक्षण। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, सहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहचर्य का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? पहला है स्वस्थ उम्र एवं जेंडर, दूसरा है परिपक्वता का स्तर, तीसरा है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, चौथा है विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अगला प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है कोहलर के द्वारा, दूसरा ब्रूनर के द्वारा, तीसरा सेलिगमैन के द्वारा, चौथा एरिक्सन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जिसकी अंतःदृष्टि अच्छी होती है वो सभी समस्याओं को हल कर लेता है। अंतःदृष्टि सिद्धांत अच्छा है और समस्याएं हल हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? पहला है तार्किक क्रम का अनुसरण, दूसरा है संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, तीसरा है निष्पादन का सत्यापन, चौथा है क्रियाविधि का प्रदर्शन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निष्पादन का सत्यापन। प्रश्न नंबर 19 है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला है इब्राहिम मैस्लो के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, कॉल्स रॉजर्स के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता,
दूसरा है चिंता, तीसरा है आकांक्षा स्तर, चौथा पुरस्कार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जो बाहर की चीज़ों को देखकर आती है, जैसे किसी को देखकर हमें उस जैसा बनने की अभिप्रेरणा, या किसी को खुश करने की अभिप्रेरणा, या कुछ पाने की अभिप्रेरणा। इस तरह की अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा होती हैं। और आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा खुद से अपने मन से अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करे, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? पहला है बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रदर्शन स्तर शिक्षण के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? पहला है सूक्ष्म शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि, मस्तिष्क विप्लव विधि या अंतःक्रिया शिक्षण विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 23 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? पहला है अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि है। दूसरा आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन है। तीसरा अभिप्रेरणा, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोदय तथा प्रोत्साहन। अगला प्रश्न नंबर 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? पहला है क्रियाविधि, दूसरा नैदानिक, तीसरा विवरणात्मक, चौथा रूपांतरकारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूपांतरकारी। इस प्रश्न का सही जवाब है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है रूपांतरकारी। प्रश्न नंबर 25 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा वैधता, चौथा वस्तुनिष्ठता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल्यांकन। इसका बिल्कुल भी सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001 में, 2005 में, 2004 में या 2008 में? एनसीएफ 2005 में। प्रश्न नंबर 27 है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला है उपलब्धि, दूसरा सतत, तीसरा नैदानिक, चौथा उपचारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, उपलब्धि। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणात्मक संबंधित नहीं है? पहला है स्कीमा, दूसरा अधिग्रहण, तीसरा आत्मसात्करण, चौथा व्यवस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिग्रहण इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है? पहला है कार्योटाइप, आरएनए, एलील या ऑटोसोम्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एलील कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला है फैलिक अवस्था, दूसरा एनल अवस्था, तीसरा एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था सिगमंड फ्रायड की नहीं है। दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों, अगर आपको ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम एग्जाम तक आपके लिए
ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।